नमस्कार साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल बातें सरकारी में आपका स्वागत है। और पंचायतन सीरीज़ जो ग्राम पंचायत अधिकारी बैच के लिए प्रैक्टिस सेट चल रहा है, पंचायतन सीरीज़ नाम से, उसका आज दूसरा प्रैक्टिस सेट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इस सीरीज़ में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को, हर चैप्टर वाइज प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और विस्तार पूर्वक डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो उसी सीरीज़ का आज दूसरा प्रैक्टिस सेट है, जिसमें भी आज भी हम 20 से 25 क्वेश्चन लगभग डिस्कस करेंगे और चैप्टर वाइज डिस्कस होगा इसमें फुल एनालिसिस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है कि ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोतों में जो शामिल चीज़ें हैं, मतलब कि ग्राम पंचायत में जो आमदनी होती है वो कैसे होती है, किन किन चीज़ों से ग्राम पंचायत के पास पैसा आता है। तो उसी क्रम में पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि किन किन चीज़ों से पैसा आता है। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि क्या घरों व बाज़ारों पर लगाए जाने वाले जो टैक्स है उससे मिलती है राशि, या विभिन्न जो सरकारी विभाग हैं उसके द्वारा जो चलाई गई योजनाएं हैं, उन योजनाओं में जिला और जनपद में जो भी पंचायत से जो राशि आती है वो क्या पंचायत के पास आती है। ठीक है, समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान, अगर किसी को दान मिला है किसी पंचायत को, क्या वो भी उसमें शामिल होता है। तो जी हाँ, ये तीनों चीज़ें जो रहती हैं ये ग्राम पंचायत की आमदनी का स्रोत होती हैं। और भी आमदनी के स्रोत हैं, जैसे कि कोई मेला वगैरह लगेगा अगर पंचायत की ज़मीन पर, तो उस पर उसको टैक्स देना पड़ेगा और वो टैक्स भी पंचायत के पास जाएगा। या कोई उस पंचायत की ज़मीन को यूज़ करता है अपने वाहन को खड़ा करने के लिए, या फिर अपने मवेशियों को रखता है, तो उसको भी उस भूमि का टैक्स देना पड़ेगा पंचायत को, और वो सब पंचायत के राजकोष में जाएगा, जो कि उस पंचायत के विकास के लिए और ग्राम पंचायत में, मतलब ग्राम के विकास में वो पैसा यूज़ होगा। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन में जाना है कि आमदनी के स्रोत क्या हैं किसी भी ग्राम पंचायत के। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राम पंचायत व ग्राम सभा की बैठक बुलाने और जो भी निर्णय हुआ है उसको रिकॉर्ड कौन करता है। तो सब जानते हैं कि वो ग्राम सचिव करेगा, जिसको हम ग्राम पंचायत अधिकारी कहते हैं या फिर ग्राम विकास अधिकारी कहें, क्योंकि उसी का काम होता है कि बैठक को बुलाने का। लेकिन हाँ, बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। अगर बैठक को बुलाने की बात की जाए तो बुलाएगा कौन। बैठक को बुलाने की बात की जाए तो वो वीडियो बुलाएगा या वीपीओ जो भी है। और लेकिन जो उसकी अध्यक्षता करेगा, अध्यक्ष जो रहेगा उस बैठक का, वो अध्यक्ष तो सिर्फ प्रधान ही होगा, प्रधान या फिर आप सरपंच बोल लीजिए। ठीक है, तो ये दोनों बातें याद रखने वाली हैं कि जो बैठक को बुलाएगा कौन, वो वीडियो बुलाएगा जो, ठीक है, और उसके लिए जो भी सामान की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, कुर्सियाँ मेज़ें जो भी व्यवस्था करनी होगी वो सब वीडियो करेगा। लेकिन उसकी जो अध्यक्षता करेगा वो प्रधान करेगा, और उस पर जो भी निर्णय लिए जाएंगे, ठीक है, निर्णय जो लिए जाएंगे ठीक है ना, जो निर्णय लिए जाएंगे वो सब रिकॉर्ड किए जाएंगे किसके द्वारा, वीडियो के द्वारा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जाना है कि क्या काम होता है एक ग्राम सचिव का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड कौन संभालता है। फिर से वही क्वेश्चन पूछा है, ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड कौन संभालता है, तो वो सचिव संभालता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें कह रहा है कि मुगल शासन व्यवस्था में गाँव की प्रति भूमि एवं चारागाह भूमि पर किसका अधिकार होता है। अब समझिए, ये कह रहा है कि जो मुगल शासन था, अब मुगल शासन में देखें तो इस व्यवस्था का उतना ज़्यादा विकास नहीं था, ये बात हम पहले कर चुके हैं। लेकिन जो भी था उसमें किस तरह की चीज़ों का मतलब जो होता था निर्वहन, वहाँ पर पंचायतों तो थी तब भी, लेकिन वो उतनी विकसित नहीं थी। ठीक है, तो उनका जो निर्वहन होता था वो कैसे होता था। तो कह रहा है कि मुगल शासन जो व्यवस्था है उसमें जो गांव की भूमि हुआ करती थी और चारागाह भूमि, उस पर किसका अधिकार होता था, तो उस ग्राम पंचायत का नहीं होता था ये ग्राम। तो इसमें बोल रहा है ग्राम समुदाय का होता था या ग्राम के मुखिया का होता था, लेकिन एक्चुअल में जो होता था वो राज्य का होता था। मतलब जैसे मुग़ल काल में क्या हुआ करते थे, जो उस राज्य के, जैसे कि वहाँ का शासक हुआ करता था, हर राज्य का एक अलग शासक जैसा बना दिया जाता था, नियुक्त किया जाता था गवर्नर के तौर पर। ठीक है, मुग़लों के द्वारा, ठीक है, गवर्नर के तौर पर ऐसे उसको नियुक्त किया जाता था। तो सब कुछ चीज़ें उसी के कंट्रोल में हुआ करती थी। तो वो भूमि जो है वो सब राज्य की, क्योंकि हमने बताया ना आपको, मुग़ल काल में सारी चीज़ें सेंट्रलाइज्ड थी, सब कुछ सेंट्रल से चलता था। इसलिए जो सेंट्रल से चलता था तो इसीलिए वहाँ पर एक मुखिया होता था उस राज्य का, सारी चीज़ें उसी राज्य के कंट्रोल में होती थी। तो ये बात जानने की है यहाँ से कि वो राज्य के अंदर आती थी सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुग़ल प्रशासन में पटवारी का कार्य क्या होता था। अब पटवारी का काम क्या होता है, जैसे आज जिसको हम पटवारी कहते हैं, हमारा लेखपाल,
तो वैसे ही उस टाइम पे भी हुआ करता था, लेकिन उसका काम क्या हुआ करता था, तो पटवारी का जो काम हुआ करता था, जो पटवारी का काम हुआ करता था वो हुआ करता था कि ग्राम प्रधान की सहायता करना। पटवारी का काम होता था ग्राम प्रधान की सहायता करना, जैसे आज भी उसका काम यही होता है। इसी पटवारी का अगर काम की बात करी जाए तो पटवारी का काम हो या कोई वीडियो का काम हो, ये दोनों लोग क्या करते हैं, एक प्रधान जो होता है, प्रधान की सहायता के लिए ही तो होते हैं। तो प्रधान की सहायता के लिए होते हैं ये लोग, ठीक है ना। तो प्रधान की जब ये सहायता करने के लिए होते हैं, क्योंकि प्रधान क्या है, वहाँ का लोकल है। लेकिन जो वीडियो का काम क्या होता है, जितने भी प्रशासकीय काम हैं, ठीक है, वो सारे काम देखना। और पटवारी का काम वहाँ पर क्या होता है कि गाँव जाकर उन सारी योजनाओं का लोगों तक लाभ पहुँचाना, ठीक है। तो एक गवर्निंग बॉडी हो गई जिसको हम प्रधान कह देते हैं, कि वो सब इन सबको कंट्रोल करता है। और बाकी ये सरकारी अधिकारी होते हैं जो कि मिलकर काम करते हैं, क्योंकि सरकार को भी पता होना चाहिए कि काम कहाँ तक कितना विकास हो रहा है। ये सब जो होते हैं ये अपने रिकॉर्ड को सरकारी, अपने ऊपर जो उनके सरकारी ऑफिसर हैं उनको देते हैं रिपोर्ट, जिससे पता चलता है कि काम का विकास कैसा हो रहा है। तो ये दोनों मिलकर ही किसी जगह पर काम करते थे। उसी तरह से वहाँ भी था। इसी तरह से तो ये पटवारी का काम होता था कि प्रधान जो हुआ करता था वहाँ पे, प्रधान जो छोटे लेवल पर होता था उसकी सहायता करना, और उन्हीं सारे रिकॉर्ड को जो राज्य में बैठा हुआ गवर्नर जो नियुक्त किया जाता था, ठीक है, उसको जाकर ही सारे रिकॉर्ड देना, ये सारा काम उसका होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर शासन में गाँव की सबसे बड़ी इकाई क्या थी। तो विजयनगर जो साम्राज्य था उसमें गाँव की सबसे बड़ी इकाई को नाडू कहते थे। जो विजयनगर साम्राज्य था उसमें गाँव की सबसे बड़ी इकाई को नाडू कहा जाता था। और विजयनगर साम्राज्य की अगर स्थापना की बात करें तो ये 1300 BC के AD में, सॉरी 1300 BC में, ठीक है, 1300 BC में जो हुआ, जब मोहम्मद बिन तुगलक था, जब मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पर था, जब मोहम्मद बिन तुगलक या तुगलक जब डायनेस्टी यहाँ पर राज कर रही थी, तभी साउथ में, ठीक है, ये साउथ में था, क्योंकि केरल हम्पी, कर्नाटक हम्पी का ये विजयनगर साम्राज्य है साउथ में। तो यहाँ पर तब इस साम्राज्य की स्थापना हुई। हरिहर राय बुक्का और, ठीक है, हरिहर राय बुक्का और एक लोग और थे, उन्होंने मिलकर इसकी स्थापना करी थी विजयनगर शासन की। तो वहाँ पर जब ये शासन था तो उस समय किस तरह की पंचायती व्यवस्था थी, ठीक है, किस तरह से चीज़ें विभाजित थी, वो पूछ रहा है। विजयनगर साम्राज्य में जो सबसे बड़ी जो इकाई हुआ करती थी उसको नाडू कहा जाता था। और दरअसल ये कुछ गाँवों का समूह पर मिलाकर बनता था सबसे बड़ा, ठीक है। ऐसे ही वहाँ पर छोटे छोटे, जैसे एक गाँव को गाँव कहते थे, ठीक है, उसमें तो 10 गाँव जुड़ जाते थे, ठीक है, तो उसको विंध्याधिपति कहते थे, ठीक है, उसको मुखिया के। और तो इसी तरह से सबसे बड़ी जो इकाई होती थी गाँव को मिलाकर वो नाडू होती थी, इसके अंदर कई गाँव होते थे, ठीक है। और ये सबसे बड़ा क्षेत्र होता था, किसी भी गवर्नर या किसी भी व्यक्ति का जो कंट्रोल होता था सबसे बड़ा, वो नाडू सबसे बड़ा अधिकारी समझ के माना जाता था विजयनगर साम्राज्य में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर शासन में मेलाग्राम कितने गाँव थे। जैसे भी बताया आपने कि सबसे बड़ा तो नाडू था, लेकिन एक मेलाग्राम भी जो हुआ करता था। तो मेलाग्राम में कितने गाँव आते थे, तो मेलाग्राम के अंदर 50 गाँव आया करते थे। मेलाग्राम के अंदर 50 गाँव आया करते थे। और विजयनगर जो था साम्राज्य, उसमें प्रशासन की सबसे छोटी इकाई तो आपको बताई थी, उड़िया ग्राम होती थी, ठीक है। जो सबसे छोटी इकाई होती थी, सबसे छोटी जो इकाई होती थी वो होती थी उर कहते थे, या फिर इसी को आप ग्राम कह लीजिए, ठीक है। उर या ग्राम कहते थे सबसे छोटी इकाई, ठीक है, सबसे छोटी इकाई। और सबसे बड़ी तो आपको बता ही दिया है, सबसे बड़ी अभी बताया नाडू कहते थे, ठीक है, नाडू कहते थे सबसे बड़ी इकाई को। तो सबसे छोटी इकाई याद रखिए और सबसे बड़ी इकाई, सबसे छोटी उर या ग्राम कहते थे, सबसे बड़ी नाडू कहते थे। उसी में से बीच में एक आता है मेलाग्राम। सब मेलाग्राम में कुल 50 गाँव हुआ करते थे, ठीक है। तो मेलाग्राम बन जाता था उससे मिलकर, इस तरह से बटा हुआ था, ठीक है। और यही प्रत्येक गाँव जो सबसे छोटी इकाई उर या ग्राम कहते हैं, ये ग्राम आपको बताया कि वार्डों में बटे हुए थे। पिछले क्वेश्चन आ चुका है कि ये वार्डों में बटे होते थे, ठीक है, यही गाँव। अब इन्हीं में से प्रत्येक एक वार्ड से एक सदस्य जाता था, और 30 वार्डों में कुल बटे हुए थे। अभी क्वेश्चन पीछे पूछा जा चुका है। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि वारियम के बारे में जाना था। तो वारियम बताया था आपको, हमारे में जो चल रही थी वारियम, ठीक है। तो वारियम में बुजुर्ग व विद्वानों सदस्यों की संख्या कितनी होती थी। अब ये पूछ रहा है जो वारियम हुआ करता था, तो वारियम में जो विद्वान और प्रमुख लोग हुआ करते थे उनकी संख्या कितनी होती थी। तो उनकी जो कुल संख्या हुआ करती थी वो 12 हुआ करती थी। वारियम एक ऐसी संख्या थी, वारियम जो थी
कैसी संस्था थी? वो वारियम जो थी वो कुलीन ब्राह्मण लोगों की संस्था हुआ करती थी, ठीक है। उसकी कार्य समिति को वारियम कहते थे, ठीक है, जो ब्राह्मण लोगों की हुआ करती थी सभा। तो बताया था 3 भागों में बटा हुआ था, सभा और सभा, नगरम, नगर और उर, ठीक है, ये 3 भागों में बटा हुआ था, ठीक है। तो उसी तरह से जो तो नगर क्या हुआ करता, नगरम जो हुआ करती थी वो कार्य समिति हुआ करती थी किसके लिए? व्यापारियों या व्यवसाय करने के लिए, व्यवसाय की। और जो उर हुआ करती थी, उर आम लोगों की हुआ करती थी, ठीक है। तो बताया था आपको आम लोगों की हुआ करती थी। उसी तरह से वारियम था जो कि सभा की कार्य समिति हुआ करती थी, वारियम, ठीक है। तो सभा की जो कार्य समिति वारियम थी, तो ये सभा की, उसमें कुल आपको सदस्य भी बताए थे। प्रत्येक वार्ड से 1 सदस्य जाता था, 30 सदस्य जाया करते थे। तो उन्हीं में जो विद्वान सदस्य हुआ करते थे उनकी कुल संख्या 12 हुआ करती थी, ठीक है। तो उसमें कुछ विद्वान लोग भी हुआ करते थे, बाकी कुछ सदस्य हुआ करते थे जो 30 सदस्य लाते थे, वो 30 तो उसमें सदस्य हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन जो कुल विद्वान लोग हुआ करते थे वो 12 हुआ करते थे। तो इसी तरह से जाने कि वारियम में ये जो कि चोल साम्राज्य के बारे में बता रहा है, तो 3 प्रकार से बटी हुई थी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चोल साम्राज्य में ग्राम सभा का क्या कार्य नहीं होता, मतलब कि जो ग्राम सभा हुआ करती थी उसका काम क्या नहीं हुआ करता था। तो क्या काम नहीं हुआ करता था? पहले पूछा है ये भूमि कर का संग्रह करती थी। बिल्कुल भैया, जो ग्राम सभा है वो भूमि कर तो संग्रह करेगी क्योंकि वो चलेगी कैसे फिर, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि मंदिरों के रखरखाव तथा उनकी आय और व्यय का उचित प्रबंध करती थी, ये भी काम होता था। तीसरा बोल रहा है कि ग्राम भूमि का सर्वेक्षण, ये काम नहीं होता था, ठीक है। ग्राम जो भूमि होता था उसका सर्वेक्षण करने का काम जो चोल साम्राज्य था उसमें ग्राम सभा का नहीं होता था, ठीक है। और बाकी चौथा भी काम होता था, मध्यस्थ नामक कर्मचारी द्वारा ग्राम सभा के कार्यों में सहायता प्रदान किया जाता था, ठीक है। जो मध्यस्थ नाम से एक कर्मचारी हुआ करता था जो भी कहता था, जो ग्राम सभा के जो भी कार्य हुआ करते थे तो उनमें सहायता प्रदान करने के लिए एक मध्यस्थ नाम का कर्मचारी हुआ करता था, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें तो हुआ करती थी, पहली, दूसरी और तीसरी। ये जो है ये इसको बोल रहा है ग्राम भूमि का सर्वेक्षण। तो ग्राम भूमि का जो ये सर्वेक्षण है, वो सर्वेक्षण ये नहीं किया करता था। तो जो सर्वेक्षण वाला काम है ये काम नहीं किया जाता था, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है गुप्त काल में ग्राम सभा को मध्य भारत में क्या कहा जाता था। तो जो गुप्त काल था मध्य भारत में आ गया। गुप्त काल में जो ग्राम सभा हुआ करती थी, ठीक है, गाँव की जो सभा हुआ करती थी उसको क्या कहते थे? उसको पंचमंडली कहा जाता था। क्या कहा जाता है? उसको पंचमंडली कहा जाता था। जो गुप्त काल में जो ग्राम सभा की होती थी उसको पंचमंडली, 5 लोगों का जो समूह हुआ करता था, ठीक है, 5 लोगों का जो समूह हुआ करता था, 5 वरिष्ठ लोगों के समूह को वहाँ पर पंचमंडली कहते थे, ठीक है। यही न्याय वगैरह का काम किया करते थे और सारी समस्याओं के समाधान के लिए होते थे गुप्त काल में, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? बंगाल में पारंपरिक, और जो बंगाल की बात कर रहे हैं, बंगाल में पारंपरिक गांव पंचायती प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो बंगाल में सबसे पहली बात ये पूछ रहा है कि पंचायती प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी। तो बंगाल में जो शुरू हुई थी वो 1870 में शुरू हुई थी। अब 1870 का क्या इतिहास है? तो एक्चुअली जो बंगाल है ना, बंगाल में जो पारंपरिक गांव की पंचायती राज की जो शुरुआत हुई है वो 1870 में हुई, क्योंकि जो वहाँ का एक बंगाल चौकीदार अधिनियम में हुई थी। जब बंगाल का चौकीदार अधिनियम आया तो जब 1870 में, ये समझिए कि 1870 में एक बंगाल चौकीदार अधिनियम आया था, ठीक है। बंगाल चौकीदार अधिनियम आया था, ठीक है। बंगाल चौकीदार अधिनियम, ठीक है। बंगाल चौकीदार जो अधिनियम आया था उस अधिनियम के तहत, ठीक है, उस अधिनियम के तहत वहाँ पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई थी, ठीक है। और इस चौकीदारी, मतलब कि जो भी अधिनियम था चौकीदारी, इसी को चौकीदारी कहा। तो इस चौकीदारी में जो जिला मजिस्ट्रेट हुआ करता था को गाँव में जो है मनोनीत सदस्यों की पंचायत स्थापित करने के लिए सशक्त किया गया। मतलब यहाँ पर ये समझिए कि आप जो चौकीदारी जो सिस्टम इसमें हुआ क्या करता था, जो एक डीएम हुआ करता था वहाँ का, जैसे जिला मजिस्ट्रेट आरएम कह रहे हैं, तो उस समय पर, ठीक है, वहाँ पर डीएम मान लीजिए, डीएम होता था, वो गाँव में से सदस्यों को मनोनीत करता था, ठीक है। जो भी मनोनीत सदस्य होते थे, ठीक है, मनोनीत सदस्य होते थे, उन सदस्यों को मिलाकर एक पंचायत स्थापित करता था, जिसके थ्रू जो वहाँ पर सारी समस्याओं का समाधान करती थी। तो बस इसमें ये बंगाल चौकीदारी जो अधिनियम था इसमें सिर्फ इतनी चीज़ें थी
कि ये इसलिए लाया गया था कि निचले स्तर पर भी शासन की व्यवस्था स्थापित करके उन समस्याओं को निचले स्तर पर ही ख़त्म किया जाए। तो उसका जो अध्यक्ष मुखिया जो बनाया गया था वो डीएम को बनाया गया था, और वो उसी गाँव में से कुछ लोगों को मनोनीत करता था, ठीक है, जो वरिष्ठ लोग होते होंगे, ठीक है, और उन्हीं की एक पंचायत बना देता था, ठीक है। तो वरिष्ठ लोगों को मनोनीत करके उन्हीं की पंचायत बना देता था, और वही पंचायत में काम करती थी। ऐसे बंगाल में पंचायती राज व्यवस्था का स्थापना हुई 1870 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य शासन में ग्राम अधिकारी कौन होता था? ग्राम अधिकारी क्या होता था? तो मौर्य काल में जो पूछना है ग्राम अधिकारी होता था। ग्राम अधिकारी क्या कहते थे? तो जो गांव का अधिकारी होता था सबसे बड़ा, उसको तो भैया ग्रामिक कहते थे, सबको पता है, ठीक है। ग्राम का मुखिया ग्रामिक कहलाता था, ठीक है। क्योंकि जो अब देखिए इसकी भी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य का, सबको जानता है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उससे हमको इसकी जानकारी मिलती है। और जो ग्रामीण जीवन में और इसमें ये भी पता चलता है कि यहाँ पर जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ये पता चलता है कि इनमें जो ग्रामीण जीवन हुआ करता था ना, उसमें सबसे कम हस्तक्षेप करता था जो राजा हुआ करता था, ठीक है। मुखिया जो राजा हुआ करता था वो, क्योंकि उसके लिए वहाँ पर जो इकाइयाँ बनी हुई थी ग्राम स्तर पर, वो समाधान करती थी, और उसमें हस्तक्षेप राजा जो है वो बहुत कम किया करता था, ठीक है। और जो शासन के सुविधा के लिए जो प्रांतों में उपविभाग किए, और उसमें क्या किया गया था कि अब यहाँ पर एक चीज़ और करी गई थी मौर्य काल में, कि जो अगर प्रशासन में सुविधा, मतलब कि आसानी से शासन चलाया जा सके, इसके लिए क्या किया गया था, जो प्रांत थे, तो प्रांतों में इन्होंने उसके भी उपविभाग कर दिए थे, जिससे कि शासन करने में आसानी होगी। तो यही चीज़ समझने की है कि ये सारी जानकारी हमको कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है, ठीक है। और तो ग्राम का मुखिया तो ग्रामीण हुआ करता था, और प्रांत जो हुआ करते थे प्रांतों में भी बटे थे, उसके भी उपविभाग कर दिए थे, उसमें भी विभाग अलग अलग बढ़ा दिए थे, ठीक है। जिससे कि तो ये भी काफ़ी अच्छा सुशासित जो व्यवस्था थी वो शासन की, वो मौर्य काल में थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक काल में ग्राम का प्रशासनिक अधिकारी कौन था? तो वैदिक काल में ग्राम का प्रशासनिक अधिकारी कौन हुआ करता था? वो ग्रामीणी हुआ करता था। जो वैदिक काल में जो प्रशासनिक अधिकारी था वो ग्रामीणी हुआ करता था, सब जानते हैं। तो ग्रामीणी हुआ करता था, ठीक है। और इसमें और क्या हम समझ सकते हैं, तो वैदिक काल के तौर पर तो आप समझेंगे कि ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल की अगर बात की जाए, तो ऋग्वैदिक काल की बात है ना, तो ऋग्वैदिक में अगर बात की जाए तो ऋग्वैदिक काल की बात चल रही है। यहाँ पर जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो प्रत्येक गांव का एक अधिकारी होता था यहाँ पर, ठीक है। तो प्रत्येक गांव का एक अधिकारी होता था जिसको हम ग्रामीणी कहते थे। वहाँ पर भी ये वैदिक काल में भी ये व्यवस्था चल रही थी, और ग्रामीणी का पद जो था ना वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता था, क्योंकि जो ग्रामीणी होता था वही सारे कार्यों का जो वो कह देता था वही सारे कार्य माने जाते थे, उसी की बात को ज़्यादा वरीयता दी जाती थी, ठीक है। तो इसीलिए जो ग्रामीणी हुआ करता था वो ज़्यादा महत्वपूर्ण था वहाँ पर। ये समझ लीजिए कि जो महत्वपूर्ण बहुत था वहाँ पर वैदिक काल में ग्रामीणी, ठीक है। और महत्वपूर्ण होने का कारण ये था कि वो सबसे बड़ा प्रशासनिक एकमात्र ही प्रशासनिक अधिकारी हुआ करता था तब उस समय पर। बाद में फिर प्रशासनिक अधिकारी और बने, और जो काल आते गए उसमें जो राजा हुआ उन्होंने बांटा उसको। लेकिन जब वैदिक काल की बात करूँ, क्योंकि तब पंचायतों का विकास तब शुरू ही हुआ था, इसीलिए तो जब वैदिक काल में बात करते हैं तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वो एकमात्र अधिकारी था, इसीलिए जब एकमात्र अधिकारी था इसलिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि वर्ष 1920 में कौन कौन से प्रांतों में पंचायतों की स्थापना के लिए कानून बनाया गया? अब बात कर रहा है 1920 की। अब 1920 में कहाँ पर पंचायतों की स्थापना की? जब याद कीजिए जो 1919 का अधिनियम आया था, ठीक है, उसमें जो पंचायतों के गठन की बात की गई थी, तो उसी के तहत 1920 में कह रहा है कि कहाँ पर बनाई गई थी। तो 1920 में, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि 1920 में ही पंचायतों के गठन की बात शुरू हुई, उनको विकास की बात हुई, तो संयुक्त प्रांत में बनाई गई, असम में बनाई गई और बंगाल में, ठीक है। संयुक्त प्रांत, असम और बंगाल, इन तीनों जगह पर सबसे पहले यहाँ पर पंचायतों की स्थापना की गई, ठीक है। और जो भारत शासन का अधिनियम आया था ना 1919 का, उसी के अंतर्गत इसको बताया आपको कि जो भारत शासन अधिनियम 1919 का, उसी के अंतर्गत इनको स्थापना की गई, इस प्रणाली को अपनाया गया, और जिसमें स्थानीय विषयों को
और इसमें हुआ करता इस अधिनियम में जो क्या था कि जो स्थानीय विषय थे ना, जो स्थानीय विषय थे, स्थानीय जो विषय हुआ करते थे, ठीक है, स्थानीय विषयों को हस्तांतरित सूची में रखा, ठीक है, हस्तांतरित सूची में रखा। एक हस्तांतरित सूची थी, एक मुख्य सूची हुआ करती थी, ठीक है। तो इन जो विषय थे स्थानीय विषयों को, इनको उसमें हस्तांतरित सूची में रखा, ठीक है। ये समझने की बात है। दूसरी बात और इसमें क्या हुआ था कि जो 1920 में जो संयुक्त प्रांत हुआ, बाकी तो अपने संयुक्त प्रांत था और असम था और बंगाल, इन तीनों जगह पर, ठीक है, पंचायतों की स्थापना की गई, ठीक है। उसके लिए कानून बनाया गया और इनको आगे बढ़ावा दिया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि मुगल काल में ग्राम प्रशासन के लिए 3 अधिकारी उत्तरदायी थे, निम्न में से कौन सा उन अधिकारियों में से तीनों में से नहीं था? तो मुगल काल में कौन कौन अधिकारी महत्वपूर्ण हुआ करते थे? तो मुगल काल में 3 अधिकारी जो सबसे महत्वपूर्ण थे वो थे मुकद्दम, चौधरी और पटवारी। पटवारी के बारे में बात कर चुके हैं, मुकद्दम और चौधरी के बारे में बात करेंगे। तो मुगल काल में जो ग्राम प्रशासन था वो 3 अधिकारी थे, मुकद्दम, चौधरी और पटवारी। कोतवाल नाम का कोई भी अधिकारी नहीं हुआ करता था, ठीक है। अब क्योंकि जो कोतवाल हुआ करता है ना यहाँ पर, ये कोतवाल है, ये कोतवाल ग्राम स्तर पर नहीं होता था। कोतवाल जो है वो ग्राम स्तर पर नहीं होता था। कोतवाल जो होता था वो नगर में होता था, ठीक है। कोतवाल नगर में होता था, तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि कोतवाल की व्यवस्था नहीं थी। कोतवाल जो होता तो था वहाँ पर, लेकिन वो नगर में होता था, ठीक है। उसका काम वही चौकीदारी देखना, ठीक है। वो नगर में होता था, एक बड़ा अधिकारी माना जाता था। जबकि जो गांव स्तर पर थे वो मुकद्दम होता था, पटवारी और चौधरी, ठीक है। ये गांव स्तर पर काम किया करते थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से किस काल में स्थानीय संस्थाओं का महत्व कुछ कम हो गया था? अब एक क्वेश्चन था कि सबसे ज़्यादा विकास किसमें हुआ था, तो ब्रिटिश काल में बताया। लेकिन किस समय पर स्थानीय संस्थाओं का जो महत्व है वो सबसे कम हो गया था? तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा राजपूत काल। राजपूत काल में जो है वो स्थानीय संस्थाओं का सबसे महत्व जो है वो बहुत कम हो गया था। अब उसका कारण क्या था कि राजपूत काल में जो था ना, विकेंद्रीकृत जो शासन व्यवस्था थी, इसे विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था का जो आधार था वो पूरी तरह से सामंतवाद था। मतलब कि ऐसे समझिए कि आप, वो पूरी तरह से केंद्रित हो गया था, राजा के कंट्रोल में सारी चीज़ें थी, राजा जैसा कहता था वैसे। क्योंकि शासन करने के लिए छोटा राज्य था, इसलिए तो इन संस्थाओं की उतनी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि शासन जो था वो इनका वो छोटा राज्य था, राज्य बहुत छोटे थे उनके, मतलब कंट्रोल बहुत छोटी जगह पर था, तो इसीलिए उनको इन संस्थाओं की ज़रूरत ही नहीं थी। इसलिए उनका जो सारी चीज़ें थी वो सेंट्रलाइज थी, तो इसीलिए इनका विकास नहीं हुआ वहाँ पर राजपूत काल में, क्योंकि उनका काल भी बहुत कम समय तक चला, ठीक है। कम समय तक उनका शासन रहा, ठीक है। तो इसीलिए इन संस्थाओं का विकास उतना हुआ नहीं, इसीलिए राजपूत काल में सबसे कम इन संस्थाओं को महत्व दिया गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्थानीय सरकार का संबंध होता है। स्थानीय सरकार का संबंध किससे होता है? स्थानीय जनता से, स्थानीय विषयों से, स्थानीय समस्याओं से। जी हाँ, बिल्कुल तीनों चीज़ों से होता है। स्थानीय सरकार का इन तीनों चीज़ों से महत्व होता है। स्थानीय सरकार का काम ही होता है कि स्थानीय जनता के लिए काम करती है, स्थानीय विषयों पर करती है और स्थानीय समस्याओं का। और ये कौन सी सरकार करती है? जो पंचायत होती है, पंचायतें होती हैं, ठीक है। जो हमारी पंचायत होती है वो इस सारी काम करती है, ठीक है। पंचायतें जो होती हैं, ठीक है, वो सारे ये काम करते हैं, जनता के लिए ही बनाई जाती हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि मुंबई में नगर निगम की स्थापना कब की गई? मुंबई में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना 1726 में की गई। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने की है, मुंबई में नगर निगम की स्थापना हुई, लेकिन ये सबसे पहले नहीं है। सबसे पहले अगर नगर निगम की स्थापना की बात की जाएगी तो वो की जाएगी 1687 में। आपको बताया था पहले, 1687 में मद्रास में, ठीक है, मद्रास में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना की गई, ठीक है। सबसे पहले नगर निगम की स्थापना की गई वो मद्रास में की गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे याद रखना है कि 1687 में सबसे पहले मद्रास में नगर निगम की स्थापना की गई। यहाँ पे पूछ रहा है कि मुंबई में नगर निगम, पूरे मुंबई में नगर निगम की स्थापना 1726 में की गई, ठीक है। और ये सारे काम वही ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया, ठीक है। वही, क्योंकि उनको कंट्रोल अच्छे से करना था, इसीलिए जगह जगह पर अपना प्रशासन करने के लिए उन्होंने ये सारी संस्थाओं का स्थायी संस्थाओं का इन्होंने विकास किया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य काल में नगर प्रशासन कौन होता था? तो नगर प्रशासन का मुखिया पूछा है तो वो होता था नागरक,
उसको नागरिक कहा जाता था। मौर्य काल में जो नगर प्रशासन होता था उसको नागरिक कहते थे। और मौर्य काल में जो नगरों का प्रशासन नगर पालिकाएँ चलाती थी, मतलब कि जो नगर होता था, नगर उसका जो प्रशासन का काम है वो सारा काम नगर पालिकाएँ चलाती थी, जो मौर्य काल में हुआ करता था। वही नगर पालिकाएँ जो बताइए आपको, ठीक है। तो वही जो मौर्य काल में नगर पालिकाएँ ही नगरों का शासन चलाया करती थी, नगर पालिकाएँ हुआ करती थी। और जो नगर सभा का जो प्रमुख आपको बताया वो नागरिक हुआ करता था। और अगर इसके बारे में जानने की कोशिश करें ज़्यादा, तो अगर बताया जाए कि जो मेगास्थनीज़ था ना, क्योंकि मेगास्थनीज़ भी इन्हीं के टाइम पे आया था, तो मेगास्थनीज़ ने जो लिखा है ना, उसी में से ज़्यादा चीज़ें हमको पता चलती हैं। जो मेगास्थनीज़ यहाँ पे आया था, ठीक है। तो मेगास्थनीज़ ने जो विवरण दिया उसके अनुसार ये पता चलता है कि पाटलिपुत्र एक नगर था। पाटलिपुत्र नगर जो था उसमें जो सभा जो पाटलिपुत्र की नगर सभा थी, पाटलिपुत्र जो नगर था ना, पाटलिपुत्र नगर था, ठीक है। पाटलिपुत्र नगर की जो सभा हुआ करती थी, सभा थी, ठीक है। पाटलिपुत्र नगर की जो सभा थी उसमें जो था ना, कुल 6 उप समितियाँ हुआ करती थी उस समय, ठीक है। पाटलिपुत्र नगर था, उसमें कुल 6 उप समितियाँ थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमको वो मेगास्थनीज़ की इंडिका से हमको जो पता चलता है कि जो पाटलिपुत्र नगर था उसमें जो नगर सभा थी उसमें 6 उप समितियाँ हुआ करती हैं, जो कि काम करती थी। समितियाँ मतलब वही समितियाँ जो आज के परिवेश में हम समझते हैं, जो समितियों का गठन किया जाता है, जिसके सदस्य अध्यक्ष बनाए जाते हैं। वही तरह से मौर्य काल में भी पाटलिपुत्र जो नगर सभा हुआ करती थी उसमें 6 उप समितियाँ थी। उस समितियाँ का काम ये हुआ करता था कि जो समस्याएँ हैं उनके लिए उन जो बेसिक चीज़ें हैं, जल की समिति हो गई, ठीक है ना, तो जल की जो पूर्ति है वो करेगी वो समिति। तो इस तरह से जो समितियाँ थी वो सारी समितियाँ तब भी गठित की जाती थी, जिससे कि उस पर्टिकुलर समस्या का निदान किया जा सके, ठीक है। उससे रिलेटेड जितनी भी समस्याएँ हैं उनका पूरी तरह से निदान किया जा सके। तो ये महत्वपूर्ण बात यहाँ पे रहेगी कि वहाँ पर भी उप समितियों का विकास हुआ था मौर्य काल में, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य एक गाँव की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई थी। अब विजयनगर साम्राज्य में सबसे बड़ी, अभी फिर से बताया कि नेक्स्ट क्वेश्चन में रिपीट होगा, नाडु सबसे बड़ी, विजयनगर साम्राज्य में सबसे बड़ी एक राजनीतिक इकाई हुआ करती थी, जिसको हम नाडु कहते थे, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये था पूरा प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि हमने कुल 21 क्वेश्चन को डिस्कस किया, 20 क्वेश्चन को, ठीक है। तो आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए काफ़ी अपने दोस्तों के बीच में, इससे ये महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट का आनंद ले सकें। तो बस मैं आपसे यही कहूँगा कि चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए काफ़ी, जिससे हम जान सकें कि और हम इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है, आपके लिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें बताइए ये। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए गुड बाय।